ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, PCOD ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ बॉडी के अंदर हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं? हार्मोन्स लैंग्वेज हैं बॉडी के। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कोई कमांड दिया कि ये पैर को मूव करना है, तो ये पैर में कई सेल्स हैं, हर एक सेल के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा, क्योंकि नर्व्स हर एक सेल तक नहीं जाते हैं। तो ये टिश्यू लेवल तक नर्व्स जाते हैं, वहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हार्मोन्स के ज़रिए एक एक सेल को चला जाता है। तो हार्मोन्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेल्स एक ये दूसरे से बात करते हैं, लैंग्वेज उनका हार्मोन्स होता है। ये दिखाई नहीं देते अंदर कहीं, इसकी कोई आप एक लैंग्वेज है और कुछ दिखाई देने वाली कुछ चीज़ नहीं दिखाई देने वाली हैं। हार्मोन्स मतलब पार्टिकल्स होते हैं और वो आइडेंटिफाइड हैं, और वो आपस में जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हार्मोन्स के ज़रिए ही होता है। एंड द होल बॉडी वर्क्स इन टैंडम। जैसे आपको सुबह उठ के आप बेड से उठे, आपको वॉशरूम जाना है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कमांड दिया और वो हार्मोन्स के ज़रिए सारा कुछ सेटिंग हो गया कि कौन सा मसल मूव करेगा, कौन सा ये रिलैक्स करेगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैसे आप बेड से उठेंगे, कैसे आप खड़े होंगे। ये खड़े होंगे तो बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करते हुए चलेंगे कैसे, कितने कदम चलेंगे, फिर कैसे मुड़ेंगे, फिर कैसे यूरिनेट करेंगे, फिर वापस कैसे मुड़ेंगे। ये सारा प्लानिंग, जैसे ये थॉट आता है कि वॉशरूम ये जाना है मुझे, ये सारा प्लानिंग बॉडी कर लेती है। और ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो हार्मोन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, और हार्मोन्स का एक पूल होता है। इसमें कुछ हार्मोन्स अगर हम अलग से ज़्यादा जोड़ दें तो कुछ हार्मोन्स की कमी हो जाती है, और इसका बैलेंस जब भी डिसबैलेंस होता है तब हार्मोनल इश्यूज़ आते हैं। और ज़्यादातर जो हम फूड खाते हैं बाहर से, इंटरनली वी आर परफेक्ट, इट इज़ जस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमें डिसरप्ट करती है। जैसे एक सीड इंटरनली परफेक्ट है पेड़ बनने के लिए, सारा कुछ प्रोग्रामिंग है, उसको चाहिए क्या? एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए, पानी चाहिए, ये मिट्टी चाहिए, उसके पास पूरा प्रोग्रामिंग है पेड़ बनने की। तो उसी तरह बॉडी के पास सब कुछ है, हम बाहर से डिसरप्ट ना करें तो हार्मोन्स ठीक चलते हैं। जो हमारे फूड सिस्टम हैं, जो प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स हैं, इनमें हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं। जो हम स्किन में क्रीम यूज़ करते हैं, हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं, इसमें हार्मोन्स को डिसरप्ट कर देते हैं। आदमी अचानक बूढ़ा दिखने लगता है, कोई कारण नहीं है कि आप ऑलवेज़ यंग ना दिखें, ऑलवेज़ अजाइल ना हों, कोई कारण। जब तक हम अपना, ये कहने का मतलब है, हम अपने आप को जब तक ना मारें हम मरेंगे नहीं। ऊपर वाले ने इंश्योर करके भेजा है, हम अपने आप को मार रहे हैं इन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स से। ये जो हमारा प्रोसेस्ड फूड का तरीका है, और जो भी स्किन के क्रीम्स जो हैं, जो भी और चीज़ें पैकेज्ड फूड्स हैं, जो 2 मिनट में खाना तैयार,
ये सभी चीज़ें ठीक नहीं हैं बॉडी के लिए। प्री कुक्ड फूड खा लेना, कुछ ये सब में हार्मोनल बस्टर्स मतलब डिसरप्टर्स बहुत हैं। इसीलिए आप देखेंगे हार्मोन्स के ही चैलेंजेस में हम जी रहे हैं। थायराइड का प्रॉब्लम हार्मोन का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हार्मोन का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हार्मोन्स के चलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव हो गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर प्रोस्टेट, ये सभी हम हार्मोनल चैलेंजेस में जी रहे हैं। इसमें इनको बैलेंस कैसे करना है, क्या करना, एक बड़ा समन्वय ये बना के चलना पड़ता है और एक बहुत थिन लाइन में वॉक करना पड़ेगा, तब जाके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहेंगे। थोड़ा भी हम यहाँ वहाँ करने का ट्राई करेंगे, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो चीज़ें ठीक नहीं चलती हैं। डॉक्टर साहब एक ये तो समझ आ गया कि ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲੂ। हार्मोन्स कई हैं बॉडी में, कुछ एक आइडेंटिफाइड हैं, बहुत से आइडेंटिफाइड नहीं हैं अभी। कुछ एक जो आइडेंटिफाइड हैं हमें सबको पता है, जैसे थायराइड के हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी इज सपोज टू बी द बैंड मास्टर ऑफ दिस एंडोक्रीन ऑर्केस्ट्रा। एंडोक्रीन एक ऑर्केस्ट्रा है, इसका बैंड मास्टर है पिट्यूटरी, वही प्ले करता है तो बाकी सब चीज़ें ठीक चलती हैं। तो कई और चीज़ों का अपना भी एक ये तरीका है काम करने का। जैसे कई चीज़ों को हम चैलेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए बार बार आप कुछ खा रहे हैं तो बार बार पैंक्रियास चैलेंज हो रहा है, और आप आश्चर्य करेंगे डायबिटीज़ में ब्लड शुगर का प्रॉब्लम आपने सुना होगा। डायबिटीज़ में ना ब्लड का प्रॉब्लम है ना शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में प्रॉब्लम इंसुलिन का है। जब भी आप कुछ खाएंगे इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाएगा। इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड में से ग्लूकोज को लेके सेल में डालना, लेकिन इंसुलिन के दूसरे काम भी हैं। इट्स अ ग्रोथ फैक्टर, आपकी शक्ल भी बड़ी हो जाएगी, बॉडी भी बड़ा हो जाएगा, ओबेसिटी भी बढ़ जाएगी, अगर कैंसर है तो कैंसर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज इंसुलिन इज़ अ ग्रोथ फैक्टर, वो सब चीज़ को ग्रो कराएगा। इसलिए बड़ी सिंपल सी बात नहीं है कि अगर आपने फास्टिंग रख लिया, फास्टिंग किल्स कैंसर, 2016 में डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ मिला है इस बात पे। आपने इंसुलिन का खेल है ये, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन जो आप जानते हैं, और इंसुलिन का डिसरेगुलेशन या कोई भी हार्मोन का डिसरेगुलेशन इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ डिजीजेस। पीसीओडी जैसे है। पीसीओडी क्यों है आज के लोगों को? डॉक्टर आज़ाद साहब ने बताया था कि फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल, येस, बट सो मच ईटिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इंसुलिन क्या कर रहा है कि ओवरी को, इट्स अ ग्रोथ फैक्टर ऑल्सो, तो ओवरी को इतना ग्रो करा दे रहा है कि वो पीसीओडी में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर हम उनका फूड रेगुलेट कर दें तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा। हमने कई लोगों का सिर्फ फूड कम करके, कुक्ड फूड कम करके उनका पीसीओडी ठीक हो गया, जबकि पीसीओडी इज सपोज टू बी एन इनक्योरेबल डिजीज एज फार एज मॉडर्न मेडिसिन इज कंसर्न। क्यों सर? इट्स एन इनक्योरेबल डिजीज एंड इट कैन बी क्योर्ड। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, ज़ुबान पे अगर लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता कभी नहीं पड़ेगा। अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और इन तीनों से ज़िंदगी में वास्ता ना ही पड़े तो ज़िंदगी बहुत ठीक चलती है। इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, अगर खाने पीने पे आप कंट्रोल कर लें तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो क्योर नहीं की जा सकती है। सारा कुछ आपके हाथ में है और बॉडी हमेशा चाहती है हील करना। ये बॉडी की चाहत है, हम उस चाहत को बार बार मारते हैं। जैसे अगर पता है कि बार बार खाने से इंसुलिन का स्पाइक आएगा, डायबिटीज़ में प्रॉब्लम, जब भी आप ये खाएंगे ब्लड में शुगर बढ़ेगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि ब्लड में शुगर बढ़े? वो बहुत अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ेगा तो ब्लड में शुगर, ये कैसे, मतलब इंसुलिन का स्पाइक आएगा, वो ट्राई करेगा इस शुगर को लेके सेल में डालने का। जब तक वो ये कोशिश कर रहा है तब तक आपने दूसरी बार खा लिया, फिर से इंसुलिन का स्पाइक आया। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल्स रेजिस्टेंस हो जाते हैं इंसुलिन से, और आप अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हटा दें तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। आपके प्रेजेंट फूड कंडीशन से भी डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन की शायद ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है, अगर आप सिर्फ इतना जितना हम खा रहे हैं। ऐसा लगता है पेट में महिषासुर घुस गया है। अगर घुस गया है तो महिषासुर मर्दिनी को लाना पड़ेगा, इतना खाना ठीक नहीं है। अगर 8 घंटे का गैप दे दिया जाए खाने के बीच में, 2 खाने के बीच में 7.5 घंटे बॉडी लगाती है इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने में। इंसुलिन स्पाइक आया, मेटाबोलाइज हो गया, उसके बाद अगर 7.5 घंटे के बाद फिर एक बार आ गया तो फिर बॉडी कर लेगी। लेकिन ये बार बार इंसुलिन स्पाइक आ रहा है, बॉडी ओवरवेल्म्ड ये हो जाती है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। विद द एग्जिस्टिंग डाइट भी डायबिटीज़ को क्योर किया जा सकता है। थोड़ा सा संयम रखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा 8 घंटे का गैप देना 2 खाने के बीच में। अभी आप देखिए ना, हम जैसे ही ये करते हैं, हमारी आँख खुलती है, चाय, रस्क, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है, आज लंच के लिए वहाँ जाना था, डिनर के लिए उन लोगों ने बुलाया। हमारी ज़िंदगी इसी में बीत जाती है, और बीच में हमें जब भी मौका मिलता है, हमने अगर 20 मिनट काम कर लिया, उसके बाद हमें कुछ चाहिए। क्यों भाई, क्यों आपको हमेशा आप पानी से क्यों नहीं काम चला सकते हैं? और अगर यकीन करके चलें, अगर हम इतना डिसिप्लिन में चलें तो बीमारियां अपने आप क्योर हो जाती। बॉडी हैज़ ऑल द कैपेबिलिटीज़ ऑफ क्योरिंग ऑल डिजीजेज, बैलेंसिंग ऑल हार्मोन्स। बॉडी कैन डू इटसेल्फ, बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। हम बॉडी को ओवरवेल्म ना करें और रेस्पेक्ट करें बॉडी के फंक्शंस को, चीज़ें ठीक चलेंगी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, कि वो फिर फूड ठीक होने, हार्मोन ठीक होना, बंदा जवान भी दिखने लग जाएगा पहले? क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं? 14 इयर्स के एज में मेनार्की होना चाहिए, ये अब 8 साल में शिफ्ट कर गया है। 55 to 60 इयर्स में मेनोपॉज होना चाहिए, ये 45 40 अब तो और नीचे आ रहा है। तो हम अपना सारा कुछ हम जो मेल को फीमेल में चेंज करते हैं, फीमेल को मेल में चेंज करते हैं, कैसे करते हैं? ये सारा हार्मोन्स का खेल है सारे। और आप देखें, ये कोई भी चीज़ को हम ग्रो कैसे कराते हैं। इतने बड़े बड़े फ्रूट्स मार्केट में मिल रहे हैं, ये पेड़ पे तो नहीं होते हैं। इतने बड़े बड़े अमरूद जो मुझे दिखते हैं मार्केट में आजकल, ये पेड़ पे नहीं होते हैं, ये श्योर है, ये इंजेक्टेड है, हार्मोन से इंजेक्टेड है। गाय दूध नहीं दे पा रही है, हार्मोन इंजेक्ट करो। हार्मोन निकल कहाँ से रहा है? उसी दूध में निकल रहा है, वही आप पी रहे हो, और उसको आप हेल्दी
आइए समझ रहे हो, अगर दूध का इतना शौक है हार्मोन ही डाल लो फिर। सैंडविच में अगर आपने दूध ही डालना है तो हार्मोन ही डाल लो। अगर हार्मोन ही खाने का, उसको गाय के थ्रू क्यों लेके आते हो? इट्स वेरी सिंपल, चीज़ें हैं बहुत सिंपल, हमने उनको कॉम्प्लिकेट की हुई है। हेल्थ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हमने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है इसको। हम चीज़ें सिंपल रख लें। अब जैसे एक छोटी सी बात, 8.7 मिलियन स्पीशीज़ है। एक और स्पीशी बता दीजिए जो अपना खाना पका के खाता हो। हिरन को लास्ट टाइम पालक पनीर बनाते हुए कब देखा था आपने? तो उसको डायबिटीज़ भी नहीं होता है, उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है, उसको कैंसर भी नहीं होता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है। बहुत सी चीज़ें सीखने ऐसी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हम सीख रहे हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा, दुनिया का कोई भी जानवर इंसान को छोड़ के पीठ के बल नहीं सोता है, सब पेट के बल सोते हैं या साइड में सोते हैं, साइड से सोते हैं। इंसान पीठ के बल सोता है। जानवर जब मर जाता है तब पेट के बल सोता है। कभी आप देखिएगा, हमें ये सब चीज़ें सीखने ऐसी बातें हैं। लंग्स ज़्यादा चलते हैं अगर आप साइड में सोते हैं या पेट के बल सोते हैं, तो ये हमें अब पता चला। ये हमें अभी ये कोरोना काल में पता चला, इसके पहले पता ही नहीं था। इसके पहले आप अगर सामने झुक के बैठ जाएंगे तो डायफ्राम जो है, आप अगर खाली पेट रहेंगे डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स को पुल कर लेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स में हवा ज़्यादा भरेगा, आप ज़्यादा अच्छे सांस लेंगे। इसीलिए फास्टिंग जैसे ही आप करेंगे वैसे ही लंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका सारा कुछ, आपके फेस टोन्ड हो जाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम इतना ओवरवेल्म कर देते हैं बॉडी को खा के, इतना खाते हैं हम कम बोल बोल के। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो 30-40 इयर्स की लेडीज़ हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं, सीधा चल नहीं पाती हैं, इतनी मोटी हो गई हैं। आते ही बोलती हैं, डॉक्टर साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करूँगा। ये जो टायर्स आपके ये दिख रहे हैं, ये आपने बाहर से लगाए हैं, ये अंदर गया है, और अंदर जाने के रास्ते दो ही हैं, नाक या मुंह। नाक को आप बहुत रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पे लगाम ये लगा सकते हैं। अगर आपने लगा लिया तो ना हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, ना डिजीज़ होंगी, 100 साल की ज़िंदगी चलेगी, बहुत ठीक चलेगी वो। नहीं, मेरे कहने का भाव है कि अगर ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਲਾਪਣ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਘੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ। ਕੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ? ये मैक्सिमम 7 to 8 डेज़ में हो जाएगा। श्योर? दावे नाल? बिल्कुल। आप कोई पेशेंट को लेके आए जिनके आई बैग्स हैं, और उनको वही करना पड़ेगा जो अब मैं उनको बोलूँगा, वो ठीक हो जाएंगे, आई बैग्स चले जाएंगे, 7 to 8 डेज़ में चले जाएंगे। उसमें क्या होता है ना, ये सब कुछ हाइपो ऑक्सीजन, जहाँ भी ब्लड सप्लाई कम होगी वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ब्लड सप्लाई वहीं पे कम हो ये होगी क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजनेशन लंग से जाता है, राइट, और कोई तरीका नहीं है। जैसे ही हमारा पेट भर जाता है, पेट निकल जाता है, डायफ्राम ऊपर पुश हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, हवा हम कम लेते हैं, तभी हम और सांस नहीं ले पाते हैं, सांस धीरे धीरे लेते हैं, हवा कम लेते हैं, ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होता है, ब्लड जहाँ पे जा रहा है वहाँ पर ठीक से ऑक्सीजन ये पहुँचा नहीं पा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, आप एक दिन फास्ट कर लें, बेस्ट ये है। आजकल तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, आप एक सेल्फी ले लें, एक दिन फास्ट कर लें,
वाटर फास्ट, दूसरे दिन अपना सेल्फी ले लें, आपको दोनों सेल्फीज़ में फ़र्क दिख जाएगा। आप करके देख लें। तो हम ये करते नहीं, शुरू में इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट 8 आवर्स के गैप में स्टार्ट करना, इट्स अ गुड आइडिया। हाँ, 8 आवर्स का आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं उसको, आप अगर वो शुरू करें, इट्स अ गुड आइडिया। और धीरे धीरे उसको ये बढ़ाएं। और ये आइए जो मैं 7 डे टर्न अराउंड बोल रहा था, बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बहुत जल्दी। हमें बस बॉडी को एम्पावर करना है टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੂੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕਿਨ ਢਿੱਲ ਗਈ, ਆਈ ਬੈਗਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼। ਕੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੂਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ रिलीजियस महत्व होता, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ फ्रूट्स ਲੈ ਲੈਂਦਾ कि बिल्कुल टोटल ਜਿਹੜਾ। हमारा प्रॉब्लम स्कैरसिटी का नहीं है, प्लेंटी का है। हम सारे प्रॉब्लम्स हमारे प्लेंटी के हैं, स्कैरसिटी के प्रॉब्लम्स नहीं हैं। हमें ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा मतलब अनाज चाहिए, तो हमने सीड्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया कि ये ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। वही बीमारियां कॉज कर रहे हैं, वही हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं। तो हमने क्या किया, वही मैंने बताया ना, ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी प्लेंटी की है, स्कैरसिटी की नहीं है। तो हर चीज़ में हम, जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं, एक एवरेज चिकन को जो आप खाते हैं, आप उसको जंगल में या कहीं भी आप 2 घंटे के लिए छोड़ दें, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वो आपको एनर्जी अगर दे रही है, आप कितने देर सर्वाइव करेंगे ये सोच रहे हैं, ऐसी बात है। आपको उससे एनर्जी मिल रहा है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज इतने दूर का हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ के नीचे सभी खाने का टेस्ट सेम है। तो इतना दूर नहीं जा रहा है क्या, इज़ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। और जब हम ये क्वेश्चन को एड्रेस कर देंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा सवाल फिर हो जाएगा कि फास्टिंग टोटल होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं या? हाँ, मैं आ रहा हूँ इस पर। फास्टिंग का मतलब है वाटर ओनली। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि ये फास्टिंग में आप ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते हैं, उसको फास्टिंग कहते हैं। जैसे आप ये किसी को भी पूछेंगे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या किया जाए, वो आपको 54 चीज़ें गिना देगा, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, वो खा लीजिए। आप अगर कुछ नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। श्योर? हाँ, यही तरीका है। इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा बूस्ट कैसे होती है? फास्टिंग से। फास्टिंग किल्स कैंसर, जिस पे नोबेल प्राइज़ मिला है। कैंसर को कौन मारता है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एम्पावर कैसे होता है? फास्टिंग से। जब आप फास्ट करके आपने इम्यून सिस्टम को एम्पावर कर दिया, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपको कई और चीज़ें, आप उसको ऐड ऑन ये कह सकते हैं, लेकिन एम्पावर कैसे करेंगे? एम्पावर फास्टिंग से करेंगे। तो च्यवनप्राश खाने से अगर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती तो अक्षय कुमार को कोरोना नहीं होता, और अगर एक्सरसाइज करने से हेल्थ ठीक रहता तो सौरव गांगुली को हार्ट अटैक नहीं होता। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं अभी के अभी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, पर मतलब कितना फास्टिंग रखनी है, ਉਹਦੇ भी थोड़े रूल्स दस दो। 8 घंटे से आप सबसे पहले आराम से 8-8 घंटे वाला जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है 1 वीक तक करें। उसके बाद
एक दिन वाटर फास्ट पे चले जाएं। उसके बाद ये कोशिश करें कि आप जो भी मुंह के अंदर डालें 50% ऑफ वॉट एवर दैट फूड इज़ शुड बी अनकुक्ड फूड, जिसमें आग नहीं दिखाया हुआ। जिस खाने में आपने आग दिखा दिया उसमें आग लग गई। जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है, जिसमें इंसान की आग लगी है वो अच्छी नहीं है, वो अंदर जाके आग लगाएगी। उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसका नाम भी है इन्फ्लेमेशन, इन फ्लेम्स। So where is the flames coming from? The flame is coming from cooked food. Are we not seeing it? अगर आप फास्टिंग करेंगे इन्फ्लेमेशन इमीडिएटली डाउन जाता है, उसके जो मार्कर्स हैं CRP जैसे हैं इमीडिएटली नीचे आता है। So that's how it is. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ 8-8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। बेस्ट ये है कि सुबह आप 9 बजे खाएं, उसके बाद आप 5 बजे शाम को फिर खाएं, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। तो आपका 3 बार से 2 बार हो गया। एक ये कहावत है वो ज़रूर आपको जानना चाहिए, 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। अगर आप 3 बार खाना खाते हैं आप डेफिनेटली रोगी होंगे, डेफिनेट। 2 बार खाते हैं तो ये भोगने का वर्ल्ड है, भोगी। योगी को भूख कम लगती है बिकॉज उसकी स्पिरिचुअलिटी, जब भी आप स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ते जाएंगे भूख कम होती जाती है। फिर उसके बाद देन यू गो इनटू अदर रियाम्स, क्या पर्पस है लाइफ का, कितने लोगों का मैं भला कर दूं, ये सब सोचने लगते हैं। इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है इससे। पानी मीन्स सिर्फ पानी या उसमें लिक्विड बोला जा रहा है उसको, या पानी सिर्फ पानी? पानी, पानी, ओनली वाटर। आप देखें ना, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन की बात है। हेल्दी किसको बोलते हैं, डिजीज़ किसको बोलते हैं? किसको आप हेल्दी बोलेंगे, किसको डिजीज़ बोलेंगे? कोई लेमैन को समझाने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। योगा, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, वेट लिफ्टिंग, जिमिंग, ये सभी कुछ जो हेल्थ को बनाते हैं, हाँ, इनको आप हेल्दी बोलते हैं। इसमें कॉमन क्या है? आप सांस ज़्यादा लेते हैं, सांस ज़्यादा छोड़ते हैं। जब भी आप सांस ज़्यादा लेंगे प्यास ज़्यादा लगेगी, दौड़ के आइए प्यास लगती है। आपने सांस ले लिया, पानी ले लिया, हेल्दी हो गए। सिक किसको बोलते हैं? किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, इसमें सिक पेशेंट्स होते हैं। किसी को कोई भी बीमारी है, 2 चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी, एक ड्रिप दिखेगा, एक ऑक्सीजन दिखेगा। मैसेज है ये, इनका जल और वायु ठीक नहीं है, इसलिए ये सिक है। ऑन द अदर हैंड हेल्दी, वो मैंने आपको बताया, जिसका जल और वायु सही है। तो ये जल वायु का ही खेल है। वैसे भी हम शिमला जाते हैं तो क्या बोल के जाते हैं? जल वायु बदलने जा रहा हूँ मैं अपना। जल एंड वायु इन सो मेनी वर्ड्स, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। तो आप अगर हवा और पानी अपना ठीक रखें तो बीमारियां नहीं होंगी। सो अ थिन लाइन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज इज एयर एंड वाटर। खाना बहुत सेकेंडरी हो गया, खाने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको ये बैग्स अगर हटाने हैं, पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सेस फ्लूइड, किडनीज विल टेक केयर, वो अब वो निकाल देंगे, ये सारा कुछ चला जाएगा। यू विल स्टार्ट लुकिंग यंगर। आप कभी करके देखें। एक ही छत के नीचे सारे पद्धतियां ਦੇ इलाज, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, किस तरह देखते हो तुम? देखिए, हमें जो भी हमारी साइंस आज बेस्ड है, डार्विन्स थ्योरी आपने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो चुकी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, मुझे आपसे कंपटीशन है।
जबकि वर्ल्ड क्या है? कोऑपरेटिव वर्ल्ड है। अगर पेड़ ना हो तो आप ना हो। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, ये आपकी लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप एक दूसरे के पूरक हैं। सो इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इट्स अ कोऑपरेटिव वर्ल्ड। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हैज़ गॉन। हमारी पूरी साइंस जिस चीज़ पे बेस्ड है वो सभी चीज़ें डिस्प्रूव हो चली हैं। इसीलिए हम जो ये करने जा रहे हैं, इट्स एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ थिंग। हम कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं, कंपटीशन में नहीं। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IM ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? भारत की संस्कृति में बहस की अपनी एक जगह है और ये देश, ये लैंड, दिस इज़ अ लैंड ऑफ डिबेट। भारत में जैसे बाकी सभी धर्मों में आप अगर सनातन को बेसिक धर्म माने तो बाकी सभी धर्मों में, मैं वहाँ से इस पे आऊँगा। जैसे क्रिश्चियनिटी में है, दाउ शैल्ट डू दिस, दाउ शैल्ट नॉट डू दिस, दैट मीन्स हमें नहीं पता है, किसी और को पता है और हमें वो फॉलो करना है। दैट इज़ द ट्रुथ, वी डोंट नो द ट्रुथ। इस्लाम में भी ऐसा ही है। लेकिन सनातन में क्या है? व्हाट इज़ द ट्रुथ? लेट्स डिबेट। उसी तरह हम डिबेट करने की स्थिति में आए, लेकिन भाषा का संयम, भारतीय होने के नाते भाषा का संयम रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप जो कर रहे हैं वही बी ऑल एंड एंड ऑल है, नहीं। सभी लोग अपनी कोशिश पुरजोर कर रहे हैं हेल्प करने के लिए। आप देखें, डॉक्टर्स जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं उनकी आकांक्षाएं क्या होती हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कितने लोगों का भला करूं, कितने का। सभी डॉक्टर्स के मन में यही है। ये डिपेंड करता है कि हम अगर दूसरे को ये बोलें कि आप बिल्कुल ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। वी नीड टू कोऑपरेट एंड मूव फॉरवर्ड। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, कुछ कमियां सब में हैं, हम उन कमियों को पूरा ये करते हुए क्या हम एक साथ आके जो बेसिक एम है पेशेंट को हील करना, क्या हम कर पा रहे हैं? अगर हम कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों ना मदद लें बाकी पद्धतियों की, ताकि हम एक्चुअली कर पाएँ जो हम करना चाह रहे हैं। पेशेंट को हील करना अगर गोल है तो हम हील कर पाएँ, वही हम कर रहे हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਵਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਕੜ ਪਾਥੀ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਲੰਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।